Let's start with the today's lecture, which is active movements or we can say voluntary movements. डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। वो मूवमेंट जो कि परफॉर्म होती हैं या फिर हम कह सकते हैं कंट्रोल होती हैं बाय द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ मसल्स, जो कि वर्क कर रहे होते हैं इन ऑपोजिशन टू एन एक्सटर्नल फोर्स। इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग सकती और ये पेशेंट या कोई भी पर्सन एक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। तो उन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एक्टिव मूवमेंट्स। नेक्स्ट अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसकी 4 क्लासिफिकेशन है: फ्री एक्सरसाइज, रेजिस्टेड एक्सरसाइज और रेजिस्टेड एक्सरसाइज। नेम से श्योर है फ्री एक्सरसाइज जो कि पेशेंट खुद परफॉर्म कर लेगा एक्टिवली। और ये क्या होगी, इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है एक्ट करी होगी उस पार्ट पे जो कि मूव हो रहा होगा या फिर स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट एग्जिस्टेड एक्सरसाइज की बात है। एग्जिस्टेड मतलब एग्जिस्ट होगा, एक हल्की सी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी इस पर ताकि कंपनसेट कर सकें हम डेफिशिएंसी, जिस वजह से डेफिशिएंसी मतलब जो मूवमेंट नहीं करवा पा रहे हम, उस वजह से जो भी मसला आ रहा है उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज। एज द नेम शो एग्जिस्टेंस भी देंगे लेकिन रेजिस्टेंस भी देंगे। रेजिस्टेंस किन चीज़ों से देंगे वो हम आगे डिटेल पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेड एक्सरसाइज। इसमें जस्ट रेजिस्टेंस देंगे। क्यों? इसमें होगा क्या कि जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है offered to the action of the working muscles are artificially and systematically increased to develop the power and endurance of the muscles. पावर और एंड्योरेंस मसल्स की बढ़ाने के लिए हम बेसिकली रेजिस्टेड एक्सरसाइज पेशेंट से करवाएंगे। एंड्योरेंस क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री एक्सरसाइजेस की डिटेल। फ्री एक्सरसाइजेस में हमारे पास होता ही है कि एक तो ये पेशेंट खुद कर सकता है परफॉर्म, और इसके अलावा इसमें कोई एग्जिस्टेंस और रेजिस्टेंस नहीं लगती, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, वो भी किस पे? स्पेसिफिक पार्ट पे जो कि मूव करते हैं हम या फिर स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अ डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन इज इंड्यूस बाय एक्सरसाइजेस विच आर रिथमिकल और पेंडुलर इन करेक्टर। रिलैक्सेशन इंड्यूस होती है इन एक्सरसाइजेस को करने से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हम मसल टोन कैसे मेंटेन रह सकती है कि पावर को इंक्रीज कर दें अकॉर्डिंग टू इट्स स्पीड, लेवरेज एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज एंड द रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट मूव टू ग्रेविटी। कोऑर्डिनेशन इज ट्रेन्ड और इम्प्रूव्ड एज द नेचुरल पैटर्न ऑफ ग्रुप एक्शन इज एम्प्लॉयड एंड कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू परफॉर्म एंड कंट्रोल। अब क्या है कि जब पेशेंट फ्री एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा खुद से तो ना सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि उसकी जो इंड्योरेंस है, पावर है, वो सब भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डेली करते 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 क्या हो जाएगा कि स्पीड भी बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने अभी लास्टली देखा है कि कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी ना, कॉन्फिडेंस आएगा। अब क्या है कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगी। मतलब जब पेशेंट को इंस्ट्रक्टर गाइड करेगा या थेरेपिस्ट गाइड करेगा तो उस क्या होगा कि एक कोऑर्डिनेशन बन जाती है ना, तो कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगी उससे। इसके अलावा जो ग्रेट एडवांटेज है फ्री एक्सरसाइज का वो ये है कि पेशेंट जो है मास्टर हो जाता है अपनी उन टेक्निक्स में जिनकी वजह से वो पहले नहीं कर पा रहा होता है फ्रीली एक्सरसाइज। तो जब एक दफ़ा वो कर लेता है तो उसको ये एडवांटेज मिल जाता है कि वो ईज़िली एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारे पास जो पेशेंट के न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता पेशेंट को कि किस रिदम से करनी है मूवमेंट या कितनी स्पीड से या क्या होना है। मतलब अगर वो फ्रीली कर रहा है मूवमेंट घर में तो उसको नहीं पता जब तक कि एक इंस्ट्रक्टर गाइड ना करे या कोई थेरेपिस्ट उसको गाइड ना करे। नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 होती हैं, लोकलाइज्ड और जनरल। लोकलाइज्ड एज अ नेम शो लोकल होती हैं, यानी स्पेसिफिक जॉइंट्स के लिए बनी होती हैं। और जनरल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? वो जो कि एक स्पेसिफिक जॉइंट मतलब को किसी भी जॉइंट पे हम करा सकते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टर है ऑफ पार्टिकुलर एक्सरसाइज वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्टिव क्या होता है? यानी आपने जस्ट एक मूवमेंट परफॉर्म करवानी है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी खास एम के साथ आपने मूवमेंट परफॉर्म करानी। सब्जेक्टिव यानी हम पेशेंट से कहेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन करिए, या वो खुद भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा है, तो अब वो क्या है कि एक सब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक एम के साथ होगी। जैसे उसको बताया जाए
कि ये आप मूवमेंट इसलिए करें ताकि आप जो आपकी मसल पावर या मसल इंड्योरेंस इंप्रूव हो, या किसी भी एक एम के साथ करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्निक्स। 4 टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट, स्टार्टिंग पोजीशन जो कि सेलेक्ट की जाती है खुद से, या फिर उसको जो भी इंस्ट्रक्टर होता है वो गाइड करता है कि किस स्टार्टिंग पोजीशन आपने क्या रखनी है। और फिर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि एक्सरसाइज किस तरह करनी है, जिसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन होनी चाहिए पेशेंट के साथ, किसकी, इंस्ट्रक्टर की। अब स्पीड, किस स्पीड से एक्सरसाइज परफॉर्म कराई जाए, ताकि देखना है ना कि पेशेंट का सपोज हम कह रहे हैं फ्लेक्शन करवानी है तो क्या वो फ्लेक्शन कर सकता है और किस स्पीड से कर सकता है वो चीज़। फिर ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम के लिए करवानी है। ये सारे 4 फैक्टर्स हैं जो कि टेक्निक्स हैं किसकी, फ्री एक्सरसाइज की। इफेक्ट्स एंड यूजेस पे जाने से पहले मैं आपको 2 MCQs बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट तो ये कि जो फ्री एक्सरसाइज हैं वो परफॉर्म होती हैं फुल रेंज में, और जो मसल पावर है वो मेंटेन होता है मिडल रेंज में। ये दोनों MCQs इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ ए फ्री एक्सरसाइज। फर्स्ट है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब एक मसल को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और दूसरे को रिलैक्स किया। अब क्या होगा कि अब जैसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स को ले लें, ये एग्जांपल भी लिखी हुई है, यानी बाइसेप्स ट्राइसेप्स या स्कैपुलर रिट्रैक्शन, हम बाइसेप्स हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्राइसेप्स रिलैक्स हो गया। जब इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि रिलैक्सेशन इंड्यूस हो जाएगी हाइपरटोनिक मसल्स में। नेक्स्ट MCQ है कि जो हमारे पास रिट्रैक्टर्स और शोल्डर एक्सटेंसर्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ पेक्टोरल मसल्स में। ये MCQ इंपॉर्टेंट ही आ सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट है जॉइंट मोबिलिटी का। अब क्या होता है कि जो नॉर्मल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट है वो मेंटेन कैसे होती है, बाय एक्सरसाइजेस परफॉर्म्ड इन फुल रेंज, जैसे कि अभी हमने MCQ लास्टली डिस्कस किया। अब क्या होता है कि अगर रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिट कर दें, यानी क्या होगा, रिथमिकल स्विंगिंग एक्सरसाइज करवा दें, उससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर देगा एट द लिमिट ऑफ द फ्री रेंज। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मसल पावर और टोन का। मसल पावर से क्या होता है कि अगर हम मसल पावर को इंक्रीज कर दें तो जो मसल टेंशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव कैसे होगी, बाय द रेपिटेशन ऑफ एन एक्सरसाइज। जब एक इंस्ट्रक्टर गाइड करेगा, बार बार एक पेशेंट करेगा, तो क्या होगा कि न्यूरॉन्स और मसल्स जो है उनकी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो जाएगी। और एज द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट इज एस्टेब्लिश्ड, इट इज सिंप्लीफाइड एंड बिकम मोर एफिशिएंट, एंड द कंडक्शन ऑफ द नेसेसरी इम्पल्सेस अलॉन्ग द न्यूरोमस्कुलर पाथवे इज फैसिलिटेटेड। ये वही पॉइंट है जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वॉकिंग और प्लेइंग द पियानो। ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है कि हमने चलना है, हमारा ब्रेन के पास मैसेज जाएगा कि अब वॉक करनी है, तो क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन है ना कि हम फ़ौरन से वॉक करना शुरू कर देंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्फिडेंस। जब हम बार बार करेंगे मूवमेंट परफॉर्म तो क्या होगा, ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी बल्कि कॉन्फिडेंस भी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं और एक्टिविटीज़ हैं वो यूजुअली यूज फॉर दिस पर्पस। ठीक है। अब है सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी कॉर्पोरेशन। अब ये बिल्कुल सेम न्यूरोमस्कुलर के साथ है कि हमारे जब भी हम जैसे ब्रेन को सिग्नल जा रहा है सब, तो ये जो भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो सर्कुलेशन या कॉपरेशन जो है हमारे बॉडी के सिस्टम के साथ वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। जैसे हमने कोई भी बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज की तो क्या हुआ कि स्पीड एंड डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाती है, हमारी हार्ट बीट फास्टर होना शुरू हो जाती है और हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम फ़ौरन से पानी पीते हैं कि हम नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास द नीड ऑफ एक्टिव टिश्यूज़। वही बात है कि एक्सरसाइज रिक्वायर करता है ये फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ताकि इनेबल कर सके जो भी एक्टिविटी हम कंटिन्यू कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन फॉर एक्टिविटी। अब क्या होगा, ये फुल प्रोसेस है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो आ रहा होता है हमारे पास, कि सबसे पहले क्या होगा क्या कि सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो आएंगे जो हमारे पास सेंटर्स हैं ब्रेन के, और इम्पल्सिस को अप्रोप्रिएट ऑर्गन्स तक ट्रांसफ़र करेंगे, किसकी मदद के थ्रू, एड्रेनालिन। अब वो क्या करेंगे, जैसे रिलीज़ हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम्स के ज़रिए और प्रोड्यूस कर देंगे वाइड स्प्रेड रिजल्ट्स।
अब वो रिजल्ट्स क्या करेंगे कि जो रिस्पायरेशन है उसको बढ़ा देंगे और इसके साथ साथ फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा देंगे हार्ट बीट की, और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वो भी इंक्रीज हो जाएगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड हो जाएगी, दोबारा से ब्लड वापस चला जाएगा। अब क्या होगा, इसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है मसल्स में वो भी इंक्रीज हो गया एट द एक्सपेंस ऑफ दैट इन द स्प्लेनिक एरिया एंड द स्किन। स्प्लेनिक एरिया और स्किन में क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द मसल्स इज इंक्रीज्ड। अब क्या होगा, ऑल दीज चेंजेस अकर मेरली एज अ रिजल्ट ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ एक्सरसाइज एज दोज who have taken part in competitive sports may have been aware। ये competitive sports या जो भी रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं एथलीट्स वगैरह, उनको इस चीज़ का, उनमें ये चीज़ कॉमन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल सर्कुलेटरी चेंजेस इन द मसल्स। जब भी हम एक्टिव एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं हमारे वर्किंग मसल्स की, क्या होगा, वो कैपिलरीज डायलेट कर देंगी और उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि जो कैपिलरीज हैं वो क्लोज हो गई और जो मसल्स हैं उनका वो रेस्ट पे चले गए, मसल्स रेस्टिंग स्टेट में आ गए। और अब क्या होगा कि जो कैपिलरीज हैं वो ओपन हो गई और ब्लड उसमें से पास करना शुरू हो गया। अब क्या होगा, जो कैपेसिटी है मसल्स की वो कंटेन करेगी ब्लड को, और जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा जो इंटरचेंज ऑफ फ्यूल है और वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड, और उसको जो वो फैसिलिटेट कर रहा होता है टिश्यू फ्लूइड्स। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी फंक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। क्या होता है कि जो वीनस रिटर्न है हार्ट का वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा और जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो दोनों को इंक्रीज कर देगी, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट को और दूसरा टेम्परेचर ऑफ ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो मसल पावर है वो हमारे पास मेंटेन किस में होती है, आउटर रेंज, मिडल रेंज या इनर रेंज। आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको कोई भी